नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आपसे एक सवाल पूछता हूं, शायद आप सही जवाब देने की स्थिति में हो। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी कितने मामलों में जमानत पर रिहा है? थोड़ा टेढ़ा सवाल है। वह 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में देश की विभिन्न अदालतों से जमानत पर रिहा है। इनमें सबसे बड़ा मामला नेशनल हेराल्ड का है। मामला यह है कि गांधी परिवार ने यंग इंडिया नाम से एक अपना घरेलू ट्रस्ट बनाया जिसमें परिवार के सदस्य हैं और एक आध वफादार भी है, और नेशनल हेराल्ड की मलकियत उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर ली। अब आप हैरान होंगे कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी कितनी होगी। सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की, जबकि नेशनल हेराल्ड के जो असली मालिक हैं एसोसिएट जर्नल, उनके ट्रस्टियों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वैसे तो नेशनल हेराल्ड के जो मूल ट्रस्टी हैं उनमें से शायद ही अब इस दुनिया में कोई हो, लेकिन उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वे तो फिर ट्रस्टी के तौर पर ट्रांसफर होते हैं ना, उनको पता नहीं। और जो मर गए उनके बारे में उनको ट्रांसफर भी जो होना चाहिए था उनके पारिवारिक सदस्यों को, वो भी कभी कांग्रेस ने किया नहीं, उन्हें नहीं दिया। मामला यह था कि कांग्रेस ने कुछ लाख रुपया नेशनल हेराल्ड को लोन दिया और उसके बदले में ये सारी की सारी मलकियत नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर ली, और अब वो एक पारिवारिक ट्रस्ट हो गया, उसका मालिक ये परिवार हो गया। तो इस मामले में वे जमानत पर रिहा हैं सारे के सारे परिवार सदस्य। दूसरा मामला 2014 का है। यह मामला आरएसएस पर गांधी की हत्या का आरोप लगाने का है। वैसे ज्यादातर मामले आरएसएस से जुड़े हुए हैं जिन पर वह जमानत पर रिहा है, और जो गांधी की हत्या का आरोप लगाया था उस मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी की अदालत से वह जमानत पर रिहा है। तीसरा मामला असम के एक मंदिर में प्रवेश से जुड़ा है, और उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो इसमें आरएसएस के एक वर्कर ने अदालत में याचिका दे दी और उन्हें तलब कर लिया गया। इस मामले में भी वह जमानत पर रिहा है। वे बात कह देते हैं, उसका कोई सबूत उनके पास होता नहीं। चौथा मामला भी आरएसएस से जुड़ा है। राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस से जोड़ दिया था। आरएसएस का एक वर्कर मुंबई में उन पर मानहानि का केस दाखिल कर दिया, और वह उस मामले में भी मुंबई की अदालत से जमानत पर रिहा है। सारे मोदी चोर वाले मामले में वह 3 कोर्टों में जमानत पर रिहा है। अहमदाबाद कोर्ट से, पटना की कोर्ट से, और एक अन्य कोर्ट है। सुशील मोदी ने पटना में केस किया हुआ है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के बाद एक गंभीर आरोप लगाया था अमित शाह पर। आरोप यह था कि जिले की एक कोऑपरेटिव बैंक से मिलकर के 750 करोड़ रुपए का घपला अमित शाह ने किया है, पुराने नोट वहां से बदलवा दिए। इस मामले में भी वह जमानत पर रिहा है। वीर सावरकर का मामला भी कोर्ट में है, हालांकि उसकी अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई और जमानत की अभी स्थिति नहीं आई है, लेकिन वहां पर भी निश्चित रूप से उनको जमानत लेनी पड़ेगी। एक और केस है, वह केस है अमित शाह को हत्यारा कहने का, जिस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस मामले में उन पर 4 कोर्टों में केस हैं, और इन 4 कोर्टों में से 3 कोर्टों में वह जमानत ले चुके हैं। 3 कोर्टों से वह जमानत पर रिहा है। एक कोर्ट लखनऊ का है, दूसरा अहमदाबाद का है, और तीसरा रांची का है। मैं आपको तीनों केसों के बारे में बताता हूं। पहले आपको केस का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं आधे मिनट में, फिर किस केस में राहुल गांधी तलब होने वाले हैं यह बताता हूं। और यह मामला भी सारे मोदी चोर वाला है, वैसा ही है। उन्हें 2 साल की सजा फिर हो सकती है और सांसदी फिर जा सकती है। मामला यह है कि गुजरात में मोदी की सरकार थी, वह मुख्यमंत्री थे, और उस सरकार में अमित शाह गृह मंत्री थे। उस दौरान गैंगस्टर शहाबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी की मुठभेड़ में मौत हो गई, और उसके गवाह कथित तौर पर तुलसी राम प्रजापति थे। कुछ दिनों बाद उनकी भी मुठभेड़ में मौत हो गई,
और इस मुद्दे को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि यह फर्जी मुठभेड़ है। पूरे देश में हो हल्ला हुआ, मीडिया ने भी खूब हल्ला किया। कोर्ट में मामला पहुंच गया और कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई को सौंप दिया। और सीबीआई तो उस समय कांग्रेस के पास थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो अमित शाह को उसमें आरोपी बना दिया गया। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में कहा गया कि अमित शाह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, भले ही उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही उन पर आरोप लगे और सीबीआई जांच शुरू हुई, उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कोर्ट में यह कहा गया कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जिला बद्र किया जाए। तो कोर्ट ने जिला बद्र भी किया, प्रदेश बद्र भी किया कि गुजरात में नहीं आ सकते, और वह मजिस्ट्रेट को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट ने मामला भी मुंबई में शिफ्ट कर दिया कि इसकी सुनवाई प्रदेश से बाहर होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जिला बदर कर दिया, तो उसके बाद वह दिल्ली में आकर के रहे। गुजरात नहीं जा सके, अपने घर नहीं जा सके, ऐसी स्थिति को उन्होंने झेला। और सीबीआई अमित शाह के खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। और आखिरकार क्या हुआ कि मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को 2 जनवरी 2014 को बरी कर दिया। अब उसको सीबीआई ने ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी, तो फिर एनजीओ टाइप लोग जो कांग्रेस के लोग थे वे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जुलाई 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में कांग्रेस की एक मीटिंग में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बना दिया है जो हत्या के केस में आरोपी हैं। अमित शाह उस समय पार्टी के अध्यक्ष हो चुके थे, क्योंकि राजनाथ सिंह गृह मंत्री बन गए तो उस पद पर अमित शाह को बिठाया गया था, पहले वे महामंत्री थे। अब जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो हत्या का आरोपी है, लेकिन कांग्रेस के बारे में ऐसी जनता अपेक्षा ही नहीं कर सकती। इस पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से विजय मिश्र नाम के एक व्यक्ति ने 4 अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। लेकिन इसका राहुल गांधी पर कोई असर नहीं हुआ। चुनाव आ गए और चुनावों में वे लगातार यही आरोप दोहराते रहे। 23 अप्रैल 2019 को चुनावी भाषण के दौरान जबलपुर में और उसके बाद झारखंड के चाईबासा में भी उन्होंने वही बात दोहराई कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना दिया है। इस पर उनके खिलाफ चाईबासा में भाजपा के एक कार्यकर्ता प्रताप कुमार ने और रांची में नवीन कुमार ने, जो जनता युवा मोर्चा का नेता था, उसने केस दर्ज करवाया। अहमदाबाद में भी 1 मई को भारतीय जनता पार्टी के एक कारपोरेटर ब्रह्म भट्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस, आपराधिक मामला दर्ज करवाया हुआ है। तो इस तरह 4 मामले हो गए। अहमदाबाद में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। पिछले साल 22 फरवरी 2022 को जब राहुल गांधी सारे मोदी चोर वाले मामले में सूरत की कोर्ट में पेश होने गए थे, तो उस समय वे अहमदाबाद की कोर्ट में भी इस मामले में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत दे दी गई थी। रांची में निचली अदालत ने नवीन कुमार की याचिका खारिज कर दी थी, तो वह सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई करने को कहा, तो राहुल गांधी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने पहले तो 2021 में निचली कोर्ट को अदालत की अपनी कार्रवाई से सुनवाई पर रोक लगा दी और राहुल गांधी को राहत दे दी। लेकिन दोनों पक्षों की से सुनवाई करने के बाद 2022 में, शायद मई में, राहुल गांधी को दी गई राहत वापस ले ली और वहां अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, वहां सुनवाई शुरू होनी है। सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला अब सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का हो गया है, जहां सबसे पहले केस दर्ज हुआ था, विजय मिश्र नाम के व्यक्ति ने किया था।
वहां भी सारी कोर्टों से होते हुए अब सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई कर रही है। कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी को तलब किए जाने के मामले में 18 नवंबर को यानी अभी शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली है और 27 नवंबर को फैसला आएगा। निश्चित है कि राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगातार कई महीनों तक कई मंचों पर लगातार झूठ बोला है या अज्ञानता में बोला है। तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक बार उन्होंने बोला बेंगलुरु में और उसके बाद जब सुल्तानपुर में केस दर्ज हो गया तो उसके बाद वह संभल सकते थे, क्योंकि वह सच नहीं था। तो मानहानि का केस एक नहीं 4 दायर हैं। वह रुके नहीं, वह वही बोलते रहे। अब उस पर जल्द ही फैसला भी होगा, सुनवाई भी होगी। तो मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।